अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के हवाले से कि कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान के किसान के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और इनसे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है और कितनी पाकिस्तान की जो पैदावार है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़रूरी मसनूआत जो ज़रूरी क्रॉप्स हैं उनकी जो पैदावार है उनमें कमी है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं और दीगर जो हमारी दालें हैं उनमें भी इंपोर्ट का एलिमेंट है। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, हम उस हवाले से है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिम साहब। क्रॉप लाइफ से ताल्लुक़ है इनका, मल्टीनेशनल कंपनी है। इन्हीं से हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर में बेहतर सॉल्यूशंस तलाश कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकें। और इसके साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है उनकी अडॉप्शन जो है हमारे किसान के लिए कितना ज़रूरी है और इसमें क्या हर्डल्स हैं, इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। आसिम साहब ये बताइएगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं ये बेसिकली क्या है और क्यों ये वक्त की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है ये ऐसा बीज है जिसके अंदर ऐसी खूबी साइंसदान ने पैदा कर दी है कि वो कीड़ों को बेहतर कंट्रोल या जड़ी बूटियों को बेहतर कंट्रोल, इसके अलावा बीमारियों को कंट्रोल करने और कुछ ख़ास तौर पे उसमें ऐसी ख़ासियत पैदा करने में मदद करती हैं जैसे फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3s हैं। तो इस तरह के हैं कि उसको न्यूट्रिशनली आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये ऐसे बीज हैं जो या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीड ड्रिवन है। जब आप बीज लगाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी बीज के साथ ही आपके पास चली जाती है और फार्मर जब बीज उगाएगा तो वो कुछ चीज़ों को बेहतर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है कि कुछ ख़ास किस्म के कीड़े उस पर हमलावर नहीं होते, या अगर उसने जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करनी है तो कुछ ऐसे केमिकल जिनसे पौधे मर जाते हैं वो उन पौधों पे फिर असरअंदाज नहीं होते, सिर्फ जड़ी बूटियों पे असरअंदाज होते हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि ये फार्मर के लिए क्यों ज़रूरी हैं, देखें फार्मर जो है वो हमेशा से उस चीज़ की तलाश करता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो अगर अडॉप्ट कर ले तो उसकी नंबर 1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और नंबर 2 ये है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनके अंदर क्योंकि ये ख़ासियत होती है कि ये जो फार्मर का मुख्तलिफ़ बीमारियों या कीड़ों से नुकसान होता है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो और ख़ास तौर पे जब मौसम ज़्यादा ऐसा हो जाए कि जब आप क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स भी अप्लाई ना कर सकते हों तो उस मौसम में ये इनबिल्ट जो एबिलिटी है ये जो आपकी क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह फार्मर को दो तरह से फ़ायदा होता है कि उसको बेहतर कंट्रोल की वजह से पैदावार में इजाफ़ा मिलता है और जो टाइमली कंट्रोल है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, यानी अच्छा कंट्रोल भी मिलेगा और प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। इसलिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये टेक्नोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के अंदर फार्मर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि किसान की जो कन्वेंशनल सीड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी निस्बत जो GM सीड्स हैं उसमें कितनी पैदावार जो है इजाफा हो जाता है और पेस्टिसाइड का जो है जिस तरह से हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी किसान की बढ़ चुकी है तो उसमें कितनी कमी लाई जा सकती है। देखिए ये इसको बिल्कुल जनरलाइज नहीं किया जा सकता। दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक में जो एक्सपीरियंस हैं ये क्रॉप टू क्रॉप भी और जोग्राफ़ी टू जोग्राफ़ी भी वेरी करेंगे, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि 5 से लेके 35% तक पैदावार में इजाफ़ा आया है। और जो क्रॉप प्रोटेक्शन की कॉस्ट है उसमें बाज़ औक़ात तो 100% तक कमी या 100% तक बचत आई है और बाज़ औक़ात 50% तक बचत आई है। तो जो इसका बेनिफिट है वो सिग्निफिकेंटली है, जिसकी वजह से तकरीबन दुनिया के अंदर 17 मिलियन फार्मर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इस वक्त कोई 26 से 28 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और दुनिया के जितने मेगा प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ 80% से ज़्यादा उन क्रॉप्स के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट कर गई हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में सर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं वो किस स्टेज पे हैं,
कब तक वो आ सकेंगे, और अगर कुछ हर्डल्स हैं गवर्नमेंट की सतह पर तो वो क्या हर्डल्स हैं, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखें, पाकिस्तान में जो पहला इंस्टीट्यूशन बना था वो तो 80s के अंदर बना था। जब ये टेक्नोलॉजी आ रही थी तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे फार्मर को फ़ायदा होगा, तो उन्होंने पहला इंस्टीट्यूशन जो है वो लेट 80s के अंदर या मिड 80s के अंदर बनाने शुरू कर दिए। तो इस वक्त तकरीबन 50 इंस्टीट्यूशंस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और 10 से 12 क्रॉप्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान के जो कवानीन हैं 2005 का बायोसेफ्टी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, जो ये तरीक़ाकार वज़े करती हैं कि अगर कोई बंदा या इंस्टीट्यूशन या कंपनी ये चीज़ लाना चाहे तो वो किस तरीके से लाएगा। फिर सीड एक्ट 2015 के अंदर ये चीज़ बड़ी खुल के बयान की गई है कि इन प्रोडक्ट्स की जो सीड वाली साइड है या वैरायटी वाली साइड है वो किस तरह से रजिस्टर्ड होगी। क्वारंटीन रूल्स 2009 के अंदर अगर कुछ जीएम इंपोर्ट होगा पाकिस्तान के अंदर तो उसका ज़िक्र है। जो प्लांट ब्रीडर राइट्स 2016 का एक्ट है उसके अंदर भी अगर कोई ऐसी वैरायटी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है वो को प्रोटेक्ट करवाना चाहता है तो उसका एक अलहदा से तरीक़ाकार वज़े किया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो थी या क्रॉप लाइफ मेंबर्स जो कंपनीज़ थी उनका भी इंटरेस्ट था। उन्होंने मकई और कपास में ये रिसर्च 2009 में शुरू की थी। मकई की जो अप्रूवल्स थी वो 2000 टेक्नोलॉजी की वो 2016 के अंदर हुई, और उसके बाद जो बीज की इजाज़त थी जो हाइब्रिड की अप्रूवल थी वो 2018 में उसका काम मुकम्मल हुआ था, और मिनिस्ट्री ने उस वक्त से ये काम 2018 दिसंबर से कुछ सोच विचार करने के लिए कि जी इसमें हम कुछ पॉलिसी वज़े कर रहे हैं, ये फ़िलहाल रुका हुआ है। तो जैसे ही मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च अपनी पॉलिसी वाज़े करती है तो फिर देखा जा सकता है कि ये क्रॉप्स किस तरह से आएंगी। फ़िलहाल जीएम सिर्फ कॉटन के अंदर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। कॉटन के अलावा जो है वो किसी भी क्रॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है जो आप यहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो सर कब तक आप देख रहे हैं कि 2018 से आज 2021 में हम बैठे हैं, बल्कि 2022 स्टार्ट होने जा रहा है, तो कब तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ गवर्नमेंट या इस पर कुछ पेशरफ्त हो सकेगी? देखें, कंपनीज़ ने जो उनके ज़िम्मे काम था वो तो उन्होंने कर दिया हुआ है, और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी की अप्रूवल थी वो तो खैर अब मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने दे भी दी हुई है। जो हाइब्रिड की अप्रूवल है वो उसके लिए जितने पैरामीटर्स का डेटा चाहिए था वो हमने सब जमा करवा दिया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि जी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी डिसीजन लेती है। अगर गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी डिसीजन लेती है कि जी हमें वो उनकी अप्रूवल्स देती हैं हाइब्रिड की, तो फिर ये डिपेंड करेगा किस साल के किस हिस्से में हमें अप्रूवल मिलती है। तो फिर हम बहुत जल्दी तकरीबन 1 से 2 साल शायद लगते हों हम उस बीज को ले आएंगे पैदा करके, क्योंकि बीज पैदा करने में सीज़न एक लगता है, तो हम फिर जल्दी ला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो फिर तो ये मामला हमारे इख्तियार में नहीं है, फिर जो भी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेती है। अच्छा सर, अगर लोकली क्या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं क्या वो कुछ इस तरह का इंतज़ाम नहीं हो सकता कि लोकली कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए यहाँ पर, या उसके लिए कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद नहीं है? देखें, जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने 1 या 2 मुल्कों में पूरी दुनिया में ये कायम किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और एक बायोटेक प्रोडक्ट बनाने के लिए 250 से 300 मिलियन डॉलर्स लगते हैं और 10 से 12 साल का दौरानिया लगता है। तो बेसिक रिसर्च करने का तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो जो प्रोडक्ट इस वक्त बना हुआ है गवर्नमेंट उस पर भी सोचो विचार में है, तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट ना होने की वजह से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक जाती है। तो कोई भी फ़िलहाल क्रॉप लाइफ मेंबर कंपनीज़ ये नहीं सोच रही कि ये रिसर्च यहाँ शुरू की जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो तो जो रिसर्च उनके 1 या 2 जो मेगा सेंटर्स हैं वो वहीं करते हैं, और फिर उसको पूरी दुनिया तक जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत या एप्लीकेबिलिटी है वहाँ लेके जाते हैं। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि एक जानिब तो इजाज़त दी जा रही जो जीएम सीड्स हैं उनको, लेकिन जीएम सीड से जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में आ रही है, तो ये किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है? देखें, इस सवाल का बेहतर जवाब तो गवर्नमेंट के इदारे ही दे सकते हैं।
लेकिन ये एक जो आपने बात की है ये हकीकत है कि जीएम से जीएम ग्रेन या जीएम से बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं उनके जीएम सीड्स जो हैं वो इंटरनेशनली यूज़ हो रहे हैं और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके? इस वक्त जो इंटरनेशनली यूज़ होती हैं उसके अंदर मकई सरफरस्त है, उसके बाद सोयाबीन है, कपास है, कैनोला है, और ये मेजर क्रॉप्स हैं जिनके अंदर जीएम है। इसके अलावा जीएम एप्पल आ गया है, जीएम पोटैटो के अंदर भी आ गया है, जीएम स्क्वाशेस भी अवेलेबल हैं, जीएम जो है वो बैंगन या एग प्लांट जिसको कहते हैं उसमें भी अवेलेबल है। तो वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स हैं जिसके अंदर जीएम इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा सर, जिस तरह कि हमने लोकली पाकिस्तान में देखा कि जो एग प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा सुंडी आती है, तो क्या जो जीएम सीड के बाद जो है वो सुंडी कंट्रोल हो गई है? जीएम जो बैंगन है जी वो बांग्लादेश में कमर्शलाइज हुआ है और वहाँ उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जो सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए लोगों को मल्टीपल स्प्रेज करने पड़ते थे और स्प्रे का दौरानिया जो है वो एक हफ़्ते से भी कम होता था, चंद दिनों के बाद स्प्रे करनी पड़ती थी, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है और सेहतमंद जो है वो क्रॉप पैदा हो रही है जीएम जो है ब्रिंजल। अच्छा सर, जीएम का हवाले से तो अभी गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी फाइनलाइज करेगी तो तभी वो सीड आ सकता है पाकिस्तान में। इसके अलावा बताइएगा कि इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कौन सी आ रही हैं जिनको यूज़ करके जो है किसान अपनी जो क्रॉप मैनेजमेंट है या क्रॉप की पैदावार है उसको बेहतर बना सकता है, वो टेक्नोलॉजीज़ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा। देखें, जो टेक्नोलॉजी के मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं ना जो क्रॉप लाइफ मेंबर कंपनीज़ जिन पे काम करती हैं, उनमें एक तो सीड एंड ट्रेड है। सीड एंड ट्रेड से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ ऐसे बीज डेवलप किए जाएँ जिनमें पैदावारी सलाहियत ज़्यादा हो, जो मुख्तलिफ़ मौसमी हालात को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हों या जिनमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त हो। और जो ट्रेड वाला पोर्शन है वो तो बेसिकली जीएम के साथ है। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको कीड़ों को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं, जो बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं, जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं और जो प्लांट ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं। और जो नया एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है वो डिजिटल एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर प्रिसीजन एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, जिसके अंदर ये एग्रीकल्चर ड्रोन्स भी आएंगे, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिजिटल मीडियम्स आएंगे जिसमें आप कैसे काश्त करनी है, कैसे उससे बेहतर पैदावार लेनी है, वो अवामिल फार्मर्स की ट्रेनिंग एजुकेशन के हवाले से हैं। तो हमारी कंपनियां जो हैं इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हैं और क्रॉप लाइफ मेंबर कंपनीज़ ही ऐसी कंपनी हैं जो इन्वेंशन करती हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, वो सीड के हवाले से हो, वो क्रॉप प्रोटेक्शन के हवाले से हो, इवन डिजिटल एग्रीकल्चर में भी हमारी मेंबर कंपनीज़ जो हैं वो बहुत एडवांस काम कर रही हैं इस वक्त। चूँकि गवर्नमेंट सर ड्रोन पॉलिसी पर भी काम कर रही है, तो इसमें क्या कोई प्राइवेट सेक्टर का इनपुट भी लिया गया है? देखें, बहुत इन्फेंसी में है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहा है उसमें एज ए क्रॉप लाइफ हमने अपनी इनपुट दी है कि मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं जिनमें जापान, कोरिया, चाइना वगैरह है, जहाँ ड्रोन काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, उसने इसको कैसे ऑपरेशनलाइज़ किया है, कौन से SOPs हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया है और किस तरह से वहाँ ड्रोन्स होते हैं। अब गवर्नमेंट पे है कि वो इसको कितनी इम्पोर्टेंस देती है और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं उसकी पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है वो कितना ओन करती है और इसको आगे लेकर चलती है। बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ ख़ासी अहमियत की हामिल है और वो जो है ना ये टेक्नोलॉजी आइंदा चंद सालों में फार्मर को ख़ास तौर पे हेल्प करेगी अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में। बहुत शुक्रिया आसिम साहब बहुत डिटेल में शेयर की मालूमात कि जो हमें करने की ज़रूरत है या जो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है या जो गवर्नमेंट लेवल पर कोशिशें हो रही हैं, जीएम सीड के हवाले से भी शेयर किया। इसके साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजीज़ नई आ रही हैं या जो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है उन पर भी बात की आसिम साहब ने।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद भी आसिम साहब से आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब लेकर आपको दिए जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।